P is the power of the user of interest and sigma square is the noise power. So the noise power would be equal to bandwidth times the N naught, noise power spectral density. Thank you. For the user of interest. Power is same for both users, and the same thing that the bandwidth would also be the same, but the noise might be different for both users if it is downlink. रिसीवर पर नॉइज़ बेस करता है, तो किसी का रिसीवर अगर हीटेड है, उसका नॉइज़ फिगर ज़्यादा है, तो उसका नॉइज़ ज़्यादा होगा दूसरे की निस्बत। मगर फिर भी हम अभी ये एज्यूम करते हैं क्योंकि नॉइज़ हमारे एनालिसिस को डिस्टर्ब नहीं करता, हमारे एनालिसिस को इंटरफेरेंस डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम नॉइज़ को एज्यूम करते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो द सेम। SNR आउट, अगर सिर्फ एक यूज़र प्रेजेंट हो सिस्टम के अंदर, तो फिर SNR आउट हमारे पास कितनी होगी? If just one user is present in the system, the noise power that is under this BM bandwidth and the power of the signal तो रिसीवर साइड पर हमारे पास यही कुछ आ जाएगा, SNR आउट, द रिसीव्ड SNR, और यही असल में मैसेज SNR के बराबर होगी। मैसेज SNR दैट इज़ द आइडियल SNR फॉर अ सिंगल यूज़र इन द होल सिस्टम, कि अगर बिल्कुल वो अकेला पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो और कोई और इफेक्ट ना हो, तो आइडियल केसेस में हम जस्ट AWGN चैनल लेते हैं। That means there would be no channel effects, just noise would be added at the receiver side. तो वो SNRM है। तो SNR आउट हमारे पास SNRM के बराबर हो जाती है अगर एक सिंगल यूज़र केस है। मगर जब दूसरा यूज़र अगर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, तो उसकी तरफ से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, याद है अगर, क्योंकि कोड्स ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास ऑर्थोगोनल हों, तो अगर कोड ऑर्थोगोनल नहीं है, कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटरफेरेंस ज़रूर आएगा। हम एक स्फीयर केस लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि इंटरफेरेंस कितना हो सकता है। SNR आउट फिर सिग्नल टू नॉइज़ प्लस इंटरफेरेंस रेशो होगी, तो वर्स्ट केस में हमारे पास कितना इंटरफेरेंस हो सकता है। गौर करें, हमारे पास दोनों सिग्नल्स को स्प्रेड किया गया है, सेम फ्रीक्वेंसी है, P1 पावर और P2 पावर दूसरे यूज़र की वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है थ्रू आउट ऑन द कोड बैंडविड्थ। कोडेड बैंडविड्थ क्योंकि पहले तो पावर कंसंट्रेटेड थी BM के अंदर, तो BS मच लार्जर देन BM है। इसका मतलब है कि सारी की सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई, क्योंकि कोड को जब मल्टीप्लाई किया गया तो कोड वो नॉर्मलाइज्ड था, उसने कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला पावर के अंदर, ना तो पावर को कम किया ना ज़्यादा किया। इसका मतलब है कि वही सिग्नल्स की पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जब सिग्नल पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो दोनों सिग्नल्स की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एट द मोमेंट हम कह सकते हैं कि जो रेड कलर है दैट इज़ द पावर ऑफ द यूज़र ऑफ इंटरेस्ट एंड द पर्पल कलर रिप्रेजेंट्स द इंटरफेरेंस।
तो हमारे लिए ये इंटरफेरेंस है, उसके लिए ये इंटरफेरेंस है, और ये मल्टीपल यूज़र इंटरफेरेंस होगा क्योंकि तमाम यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं वो सेम रिसोर्सेज को। और नीचे नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एंड दैट इज़ इक्वल थ्रू आउट किसी भी यूज़र के लिए, तो वो द सेम है। अब जब हम उस सिग्नल को डी स्प्रेड करते हैं तो बेसिकली हम S1 से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम S1 से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गौर करें कि S1 S1 के साथ मल्टीप्लाई होता है या S1 S2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो यहाँ तक हमारे पास स्प्रेड मौजूद था, मगर जब दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया, चलें आइडियल केस के तौर पर हम ले लेते हैं कि S1 मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, यानी मज़ीद हमारे पास रेड कलर नहीं रहा बाकी। मगर S1 S2 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो अब वही कि कन्वोल्यूशन हुई, तो BS और एक BS और के साथ कन्वोल्यूशन हुई एंड माइनस द ओवरलैपिंग रीजन, जो उनका ओवरलैपिंग रीजन था वो आधा माइनस हो गया, ठीक है, कन्वोल्यूशन। तो इसलिए अब जो सिग्नल पावर है वो 2BS तक स्प्रेड कर गई है। एक तो ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, मगर वो पावर इतनी वीक होगी कि वो नॉइज़ के अंदर ही इमर्स हो जाएगी, डूब जाएगी, छुप जाएगी, नॉइज़ पावर उससे ज़्यादा है। मगर जब हमने डी स्प्रेड किया सिग्नल को, तो सिग्नल की जो हमारे यूज़र ऑफ इंटरेस्ट की जो पावर है P1, या हम अगर दोनों की सेम पावर ले रहे हैं तो P, तो हमने P कलेक्ट कर ली। अब इसी रीजन को हमने डिटेक्ट करना है। जब P हमने कलेक्ट किया, नॉइज़ पावर उसी तरह है सिग्मा स्क्वायर, मगर साथ ही क्योंकि ये जो पर्पल कलर है ये भी तो इतने हिस्से में मौजूद है। वर्स्ट केस के तौर पर हम कहते हैं कि कितना इस हिस्से में कितना पर्पल कलर होगा, आपके ख्याल से कितना पर्पल कलर होगा, टोटल पूरे हिस्से में कितना पर्पल कलर है? सबसे पहले जब पर्पल कलर P पावर है, वो भी दोनों पावर सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 इन आवर केस इज इक्वल टू P, तो P डिवाइडेड बाय BS, तो ये पावर पर हर्ट्स हमारे पास आ जाएगा। यानी पावर को, वाट्स को अगर हम डिवाइड कर दें बैंडविड्थ के साथ, तो पर हर्ट्स जितनी पावर है, यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। किसकी? यूज़र 1 की या यूज़र 2 की। तो दोनों की पावर सेम है, इसलिए यूज़र 1 की भी इतनी ही पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और यूज़र 2 की भी इतनी ही है। क्लियर? अब इतने रीजन में पर्पल कलर कितना होगा? तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय BM, एंड दैट इज बेसिकली द इंटरफेरेंस इन आवर केस। ठीक, ये इंटरफेरेंस है। अगर ये इंटरफेरेंस है तो ये हमारे पास कितना आता है? ये वर्स्ट केस सिनेरियो हम ले रहे हैं, वरना आइडियल केस में तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 जब होगा तो बेसिकली ज़ीरो आ जाएगा, और उसकी जो कन्वोल्यूशन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ सब कुछ ही ये गायब हो जाएगा, कोई कलर भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पर्पल कलर गायब होगा, सिर्फ नॉइज़ ही रहेगा, या रेड रहेगा और या फिर नीचे उसके येलो रहेगा, क्योंकि नॉइज़ और सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। मगर हम कहते हैं कि हम एनालाइज करना चाहते हैं प्रैक्टिकल केस, और प्रैक्टिकल केस में तो ज़ीरो इंटरफेरेंस हो सकता है, और फिर ज़ीरो से वर्स्ट केस कितना इंटरफेरेंस हो सकता है, दरमियान की कोई भी स्टेज हो सकती है। तो हमने तो लास्ट वर्स्ट केस तक पहुंचना है। तो BM डिवाइडेड बाय BS
मल्टीप्लाइड बाय P। स्प्रेडिंग गेन हमारे पास कितनी थी? BS डिवाइडेड बाय BM। दूसरे लफ्ज़ों में यही स्प्रेडिंग गेन बेसिकली लेंथ ऑफ द कोड के भी बराबर है, तो एक ही बात है। तो यहाँ से अगर BS डिवाइडेड बाय BM है और ये BM डिवाइडेड बाय BS है, इसका मतलब है कि P डिवाइडेड बाय G इज़ द इंटरफेरेंस। अगर P डिवाइडेड बाय G इंटरफेरेंस है तो हमारे लिए काम ज़रा आसान हो गया। यहाँ पर P डिवाइडेड बाय G प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। ये तो 2 यूज़र केस है। अगर 3 यूज़र केस हो, if 3 users are active in CDMA system, one would be the user of interest and the other 2 would be the interferers, multiple access interferers। तो उस केस में बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर I हम कहते हैं कि that is the interference by a single user, then there would be a multiplier of 2, क्योंकि दो इंटरफेरर्स हैं। तो अगर 2 इंटरफेरर हैं तो हर इंटरफेरर इतना इंटरफेरेंस दे रहा है। तो यहाँ पर समझने के एक और लेयर भी है, ग्रीन लेयर, और वो ग्रीन लेयर यहाँ भी इतना हिस्सा ग्रीन लेयर का आएगा, इतना ही इंटरफेरेंस वर्स्ट केस में वो प्रोवाइड करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो है, दैट इज़ नॉट द आइडियल केस। आइडियल केस तो वो होगा कि इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, और बाकी वर्स्ट केस और आइडियल केस के दरमियान की कोई भी स्टेज हो सकती है। तो इसी तरह, और अगर k यूज़र्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर SNR आउट तो k-1 आ जाएगा। k यूज़र सिस्टम के अंदर है। इसको थोड़ा सा ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं, कोई मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं नीचे। सिग्मा स्क्वायर यहाँ हमारे पास 1 प्लस k-1 इंटू P डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर और G सिग्मा स्क्वायर। अब गौर करें कि SNR M P डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर है। यहाँ कोई ऐसी फॉर्म नज़र आती है, एक ये है, एक हमारे पास ये है। इसका मतलब है मीनिंगफुल फॉर्म SNR की है। तो SNR out would then be equal to SNR M, message SNR when the user of interest is present in the system all along in ideal conditions। तो 1 plus k-1 into SNR M divided by G। तो ये हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशो, आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशो और द received signal to noise ratio, and the performance of the CDMA communication system would depend on this output signal to noise ratio, the received signal to noise ratio। अब कुछ इससे कुछ रिजल्ट्स लेते हैं कि गौर करें कितने यूज़र हम अकोमोडेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। पहले तो सबसे पहले एक सीधा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हम किसी सिग्नल में से डाटा कब तक हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, या हम सिग्नल को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी कब तक हमारी होती है कि SNR कितनी हो। SNR अगर 20 dB है दैट्स वेरी गुड, 100 times 30 dB है दैट्स मच बेटर, और अगर 40 dB है
दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। वो तो जितना आप ऊपर dBs में जाएंगे वो तो बड़ी अच्छी बात है, मगर नीचे हमारे पास मिनिमम लेवल 10 पर तो ठीक है, मगर हम कहते हैं कि सिर्फ हम ये नहीं कहते कि बिट एरर रेट बहुत ही कम के साथ, हम कहते हैं जितना मर्जी बिट एरर रेट हो मगर कम से कम एबिलिटी तो होती है कि सिग्नल है। तो वो कौन सी SNR होगी? एटलीस्ट जब सिग्नल नॉइज़ के बराबर होगा, और जब वो सिग्नल नॉइज़ से नीचे हो जाएगा, नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से, यानी उस सिग्नल की स्पेक्ट्रम पर जो डेंसिटी है वो उससे नीचे हो जाएगी, फिर तो सिग्नल नज़र ही नहीं आएगा। ऐसा ही है ना, यानी अगर स्पेक्ट्रम पर किसी सिग्नल को हमने देखना है ये स्पेक्ट्रम एनालाइज़र पर, तो एटलीस्ट वो नॉइज़ के लेवल से ऊपर नज़र आए। इसका मतलब है कि SNR इक्वल टू 0 dB, या SNR इक्वल टू 1 इज़ अ थ्रेशोल्ड। और इस पर अमूमन हमारे पास तकरीबन कितनी प्रोबेबिलिटी होती है एरर की, ये कुछ चीज़ें हमने वहाँ से हम साथ लेके आए थे कि ADC से, ADC में हमने ज़रा लो लेवल पे आके इसको एनालाइज किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ऊपर चाहे हम जितना मर्ज़ी पढ़ते जाएं और बेसिक चीज़ें हमें समझ में ना आएँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ाई का, और ना उसमें कोई रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च आगे चल ही कैसे सकेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमने कहा था कि Q फंक्शन होता है, और किसका? कोई भी SNR की टर्म, SNR आउट अंडर रूट का कोई भी Q फंक्शन, इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर किसकी SNR बन जाती है ये, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक्सप्रेशन बन जाती है अगर 2 से हम SNR को मल्टीप्लाई कर लें, BPS के QPS के। और अगर हम यहीं कुछ रहने दें तो ऑर्थोगोनल मॉड्यूलेशन का कोई भी केस, ऑर्थोगोनल मॉड्यूलेशन जैसे BFS के, और BFS के कब? जब वो कोहेरेंट डिटेक्शन हो, कोहेरेंसी के साथ डिटेक्शन, तक हमें टाइमिंग मालूम हो। और अगर नॉन कोहेरेंट BFS के होगी, यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, तो फिर वो इससे भी उसका बिट एरर रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉन कोहेरेंट के केस में बिट एरर रेट और भी ज़्यादा होगा। कोहेरेंट के केस में मिनिमम लेवल पर बिट एरर रेट इतना होगा, इससे नीचे नहीं आ सकता। हाँ, QPSK की SNR उससे बेहतर है, फिर वो नीचे आएगा। चलें, हम कहते हैं कि कोई भी केस है, तो एटलीस्ट हमारे पास कोई ना कोई Q फंक्शन इन टर्म्स ऑफ SNR फार्मूला है। SNR आउट को 0 कर दें, अगर यानी 1 कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट भी 1 है, ठीक है। तो 1 वाला केस, तो Q ऑफ 1 कुछ ना कुछ हमें वैल्यू देता है जो 0.5 से बेहतर है। मगर अगर हम कहते हैं कि SNR आउट 0 हो जाए, 0 dB नहीं, 0, यानी अभी तो SNR आउट 1 है, तो अगर हम कहते हैं कि वो 0 हो जाए, 0 कब होगा? कि जब हमारे पास जो पावर P है वो सिरे से प्रेजेंट ही ना हो। तो 0 वाला जब केस आ जाएगा, तो 0 वाला केस Q ऑफ 0 आ जाएगा, और Q ऑफ 0.5 होता है। इसका मतलब है कि आपने यानी 1 जितने सेंड किए और -1 जितने सेंड किए वो सारे ही बराबर हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो कोई भी आप टेक्स्ट फाइल उठा के देखें और 1 और 0s को देखें तो तकरीबन प्रोबेबिलिटी उनकी बराबर 50-50% होते हैं, ठीक है ना, डाटा में। तो इसका मतलब है कुछ आपने सेंड ही नहीं किया। ये तो हम कम्युनिकेशन, मगर अगर 1 SNR होगी, 1 SNR का मतलब जितना नॉइज़ है उतना ही हमारे सिग्नल की पावर है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यानी 50% से कम मिलेगी। अच्छा, चले, वो तो अंडरस्टैंडिंग हमारी। अब कितना हम यानी कितने यूज़र्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास थ्रेशोल्ड है।
यानी थ्रेशोल्ड हमारे पास फिर क्या हुआ लीनियर में, SNR इक्वल टू 1, SNR आउट इक्वल टू 1, वो हमारे पास थ्रेशोल्ड है जिससे हमारे प्लॉट भी शुरू होते हैं। बिट एरर रेट के प्लॉट ADC में हमने स्टडी किया था। तो हम कहाँ से SNR को जब हमने dBs में लेना हो तो हम 0 से शुरू करके आगे बढ़ते हैं और 30 तक, याद है, और 0 पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज़ होती हैं, यानी उससे नीचे तो हम लेते ही नहीं हैं वैल्यूज़, मगर इस प्लॉट को पीछे एक्सटेंड किया जा सकता है। बट एनीवे ये हमारे पास एक थ्रेशोल्ड है 0 dB, और 0 dB का मतलब 1। तो कितने यूज़र अकोमोडेट किए जा सकते हैं इस थ्रेशोल्ड तक आने में? मसलन अगर हम K को G+1 कर दें कि G+1 यूज़र्स हम ले लेते हैं, तो G+1 करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, G डिवाइडेड बाय G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास SNR M डिवाइडेड बाय 1 प्लस SNR M 1 से ज़्यादा होगा या कम वैल्यू होगी? कम वैल्यू होगी, इसका मतलब है फिर नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। और अगर हम K इज इक्वल टू G ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर यानी G-1 आ जाएगा, तो G-1 तो G डिवाइडेड बाय G इंटू SNR, तो 1 प्लस SNR M प्लस SNR M डिवाइडेड बाय हमारे पास फिर एक और वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी वैल्यू है कि जो हमें 1 से कम की तरफ नहीं लेके आती, और इसीलिए एक तो ये रीज़न कि K नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी CDMA सिस्टम इज आइदर लेसर देन और इक्वल टू G, इट कैन नॉट बी मोर देन G, और G पर अगर हम अकोमोडेट करते हैं तो दैट इज फुली लोडेड सिस्टम, और अगर G से बढ़ जाएगा तो फिर ओवरलोडेड सिस्टम होगा, फिर आपका जो बिट एरर रेट है वो इतना हाई हो जाएगा कि कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो मिलेगा यूज़र्स की तरफ से, क्योंकि ये इंटरफेरेंस है, तो वो कितना इंटरफेरेंस मिलेगा, इतना इंटरफेरेंस कि वो SNR आउट को 1 से भी कम कर देगा, और ये उस रिज़ल्ट के साथ मुताबिकत रखती है ये वाली बात, ये स्टेटमेंट कि जो हमने शुरू में एक यानी रिज़ल्ट हमने बनाया था, और वो रिज़ल्ट क्या था कि जो ऑर्थोगोनल कोड्स हैं, तो जितनी कोड की लेंथ होती है, ये एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है, जितनी कोड की लेंथ होती है उससे बढ़ के नहीं बनाए जा सकते। मसलन अगर फिज़िकल सिस्टम में हम तीन ऑर्थोगोनल एक्सिस को ले लेते हैं तो हम 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर बना सकते हैं, इससे बढ़ा के हम ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं बना सकते 3 डायमेंशनल सिस्टम में। 3 डायमेंशन का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास n कितना है, यानी 3 है, तो 3 ही हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बना सकते हैं, और XY प्लेन के अंदर 2 ही हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बना सकते हैं, इससे बढ़ा के ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि हम कितने यूज़र्स, हम हर यूज़र को तो ऑर्थोगोनल सिग्नेचर्स देंगे, तो कितने ऑर्थोगोनल सिग्नेचर हम दे सकते हैं, सिर्फ अप टू G से बढ़ा नहीं सकते। तो दोनों रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मिलते हुए महसूस होते हैं, मुताबिकत रखते हैं आपस में दोनों स्टेटमेंट्स। अब कोड्स एक मज़ीद हम एक डिस्कशन करते हैं, तो ये डिस्कशन वैसे तो जो लोग रिसर्च CDMA में करते हैं तो लाजमी बात है कि उनके लिए ज़रूरी होगा कि इसमें फ़र्दर रिसर्च करें, मगर अब तक की जो रिसर्च है वो ये है कि कोड्स किस तरह के फिर होने चाहिए। शुरू में लोगों ने बहुत काम किया इस पर, हमारे पास जो 1994 से
2000 तक CDMA पर बहुत काम हुआ, ख़ास तौर पर एडेप्टिव CDMA पर, एडेप्टिव मल्टी यूज़र डिटेक्शन पर। मल्टी यूज़र कम्युनिकेशन है तो मल्टी यूज़र डिटेक्शन, इस पर इस ज़माने में काफ़ी काम हुआ। इसके साथ ही इसी ज़माने में कोड्स पर भी काम हुआ कि कोड्स किस तरह के होने चाहिए। तो लोगों ने शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि बड़े ऑर्थोगोनल कोड होने चाहिए, मगर बाद में जब पता चला कि हर ऑर्थोगोनल कोड चाहे जितना मर्जी अच्छा कोड है, मगर जब वो चैनल में से गुज़रता है और दूसरे साइड पर जाके रिसीव होता है, वो अपनी ऑर्थोगोनलिटी तो वो खो देता है, लूज़ कर देता है। तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ ऑर्थोगोनल कोड ही नहीं होने चाहिए, तो कोड्स के दरमियान ट्रांजिशंस वो इतनी एक दूसरे से दूर दूर होनी चाहिए ताकि वो चैनल में से गुजरने के बाद भी कम से कम काफ़ी हद तक ऑर्थोगोनल रहें। तो काफ़ी हद तक ऑर्थोगोनल की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड यूज़ होता है क्वेसी ऑर्थोगोनल। तो कोड इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनल ना भी हो, क्वेसी ऑर्थोगोनल एटलीस्ट होने चाहिए जब चैनल में से गुजरें। तो उस वक़्त कोड्स, काफ़ी सारे कोड्स बनाए गए और कोड्स बनाने के लिए मुख्तलिफ वे यूज़ किए गए। तो उनमें 2-3 जो मेथड्स हैं वो बड़े मशहूर हैं। उनमें से एक हदमर्द कोड, इन कोड्स को वॉल्श कोड भी कहा जाता है। ये अब भी यूज़ होते हैं और 3G में भी और IS-95 में भी, यानी जो 2.5G है तो उसमें भी यूज़ होते हैं। मगर ये और कोड्स के साथ एज अ हाइब्रिड कोड के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी सिर्फ हदमर्द ही नहीं यूज़ होता। हदमर्द कोड बड़ा इजी है बनाना, तो मैटलैब में उसके लिए कमांड भी है हदमर्द, तो आप जिस लेंथ का भी कोड बनाना चाहें तो वो कोड बना के दे देता है और बड़ा आसान सा मेथड है। तो दूसरे जो मशहूर कोड जिस पर काफ़ी काम हुआ और जो ज़्यादा यूज़ होते रहे फॉर सिमुलेशन पर्पस, दोज आर नोन एज गोल्ड कोड। तो गोल्ड एक साइंटिस्ट के नाम पर, तो गोल्ड कोड्स हैं। इसी तरह गोल्ड कोड्स पोलिनोमियल की बेसिस पर हैं और ये इस लिहाज से ज़रा अच्छे कोड हैं कि ये चैनल में से गुज़रने के बाद भी काफ़ी हद तक ऑर्थोगोनल रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं। तो इसके बाद जो एक और कोड कासामाई कोड, और भी काफ़ी इस तरह के कोड्स हैं। तो ये कोड्स ज़्यादा लिटरेचर में इनका नाम है। तो इन कोड्स पर कुछ काम भी उसी ज़माने में किया गया और फिर आखिरकार इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया बाय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज बाय सिमुलेशंस, बिल्कुल आसान से कोड्स के साथ। रैंडम कोड, रैंडम कोड्स के लिए ना कोई फार्मूले की ज़रूरत है, ना किसी पोलिनोमियल की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़, बस रैंडमली उसे बना लिया गया। वहीं जिस तरह हम डाटा रैंडमली जनरेट करते हैं मैटलैब में, बिल्कुल उसी तरह कोड जनरेट कर लिया। डाटा जैसे जनरेट किया उसी लेंथ को नॉर्मलाइज करके वो कोड बन गया। तो इन कोड्स के साथ जब इनको कंपेयर किया गया, इनकी परफॉर्मेंस को इन टाइम वेरिंग एनवायरनमेंट, दैट इज़ द प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट, कि जब एनवायरनमेंट में टाइम वेरिएशंस हों, चैनल कांस्टेंट ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरियाज़ चैनल कांस्टेंट नहीं रहता, चैनल चेंज होता रहता है, टाइम वेरिएशंस उसके अंदर होती हैं। तो जब इनको कंपेयर किया गया उस एनवायरनमेंट के अंदर, पता चला कि परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी रैंडम कोड्स की है। इसका मतलब है कि जो मर्जी कोड्स पर हम कर लें ट्रांसमीटर साइड पर, चैनल में से गुजरने के बाद सारे कोड्स एक जैसे होते हैं। और ये जो मेथड है कि कोड हम रिसीवर को नाउन होना चाहिए वो उसके साथ, ताकि उसे मैच करे। जब कोड सेम ही नहीं रहता
तो मैचिंग तो फिर पॉसिबल उसके लिए भी नहीं रहती, यानी S1 मल्टीप्लाइड बाय S1 वुड नॉट बी इक्वल टू 1, इट वुड बी मच लेसर देन 1, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए फिर एडेप्टिव मल्टी यूज़र डिटेक्शन पर काफ़ी काम किया गया, और एडेप्टिव मल्टी यूज़र डिटेक्शन से फिर ये पता चला कि जो एडेप्टिव CDMA है तो उसमें हमें कोड की कोई ज़रूरत नहीं, जो मर्ज़ी कोड यूज़र ने दे दिया। कुछ नाउन बिट्स अगर हमें नाउन हो, कुछ बिट्स जिन्हें ट्रेनिंग बिट्स कहा जाता है, तो हम जो चैनल में से गुज़र के आ रहा है तो वो कोड हम एस्टीमेट करके बाद में उसी को ही मैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड मेथड इन सच केसेस। एंड रैंडम कोड्स ने अपने आप को प्रूव किया कि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो चले कोड्स के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन। Now this case we have already analyzed, और ये वही केस है कि अगर दो यूज़र्स होंगे तो हमारे पास इफेक्टिव इंटरफेरेंस पावर जो होगी वो P डिवाइडेड बाई G होगी। दैट वुड बी बेसिकली द इंटरफेरेंस गिवन बाय द सेकंड यूज़र टू द यूज़र ऑफ इंटरेस्ट। और जो टोटल फिर नॉइज़ पावर, यहाँ पर हम एक एजम्पशन भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो कि वो एजम्पशन बाद में इसी ज़माने में या इसके थोड़ा बाद वो प्रूव हुई कि वो ज़रा गलत अजम्पशन है। और वो अजम्पशन ये है कि जो इंटरफेरेंस है, मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस, तो वो स्टेशनरी है, क्योंकि नॉइज़ स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी प्रोसेस तो जानते हैं, स्टेशनरी प्रोसेस, रैंडम प्रोसेसेस, ऐसे रैंडम प्रोसेसेस जिनमें एटलीस्ट मीन वैल्यू और वेरिएंस वो कांस्टेंट रहें। मसलन बाज़ तो रैंडम प्रोसेसेस हैं जिनका कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, कोई पैरामीटर हमारे हाथ में नहीं होता, तो वो तो ऐसे यानी रैंडम प्रोसेसेस हैं, अनसर्टेनिटी है कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं रखते। अगर गौर करें मसलन बारिश के बारे में, बारिश अनसर्टन होती है, यानी सर्टेनिटी उसकी नहीं होती एक आम आदमी के लिए जब तक उसने कोई न्यूज़ ना सुनी हो, चलें। मगर एक आम आदमी जो है, गांव का एक आम आदमी रहने वाला, उसे तब भी उसके जहन में एक चीज़ होती है कि अगर जो बरसात का मौसम होगा तो उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी बारिश की होती है, यानी बारिश होना ज़्यादा सर्टन होता है। मगर उस मौसम के गुज़रने के बाद में सर्टेनिटी में कमी आती जाती है बारिश के। इसका मतलब है कि उसके पास बाकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, मगर वेरिएंस की इंफॉर्मेशन की वजह से उसके जहन में कम से कम एक रैंडम प्रोसेस के बारे में कुछ मालूमात हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब रैंडम प्रोसेस में से हमें कुछ नहीं मिलता तो एटलीस्ट हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या वो प्रोसेस के कांस्टेंट रहते हैं, और अगर वो प्रोसेस कांस्टेंट रहते हैं तो फिर हम किसी और कैटेगरी में उसे गिनते हैं और उसका एक मॉडल बनाते हैं। इसी तरह का एक मॉडल गॉसियन मॉडल है। तो गॉसियन मॉडल एक स्टेशनरी मॉडल कि जिसमें हमारे पास वेरिएंस और मीन वैल्यू अगर किसी प्रोसेस की वो फिक्स्ड हो तो वो स्टेशनरी प्रोसेस कहलाता है। यानी चेंज तो होता रहता है, हर लम्हे उसकी वैल्यू चेंज होती है, मगर एटलीस्ट कुछ पैरामीटर उसके कांस्टेंट हैं, तो वो एज अ होल स्टेशनरी है। और फिर अगर उसका एनसेम्बल एवरेज और एनसेम्बल वेरिएंस, यानी पूरे डाटा का एनसेम्बल उसे कहते हैं, वो अगर टाइम एवरेज और टाइम वेरिएंस के बराबर हो जाए, क्योंकि टाइम एवरेज का मतलब है कि पूरे टाइम पर स्पैन कोई एक ही इवेंट के हमने टाइम वैल्यू ले ली है और एक दूसरे प्रोसेस की हमने एनसेम्बल वैल्यू ले ली है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक डाटा बनाया।
अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो उसे एर्गोडिक प्रोसेस कहा जाता है। वो फिर स्टेशनरी के अंदर फिर और ज़्यादा बेहतर प्रोसेस है, बेहतर मॉडल है। तो जो नॉइज़ है, वाइट नॉइज़, ये एक स्टेशनरी प्रोसेस है। इसका वेरिएंस जो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, इसकी सारी पावर वेरिएंस के अंदर ही है। इसकी रीज़न क्या है कि इसकी मीन वैल्यू 0 है, तो इसकी सारी पावर इसके वेरिएंस के अंदर है, यानी इसकी टोटल रैंडमनेस इसके वेरिएंस के अंदर है। तो इसकी ये पावर भी यही है, सिग्मा स्क्वायर। तो नॉइज़ एक स्टेशनरी प्रोसेस। इसी तरह जब हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, इस पावर को भी, जो इंटरफेरेंस की पावर है, तो इसका मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी स्टेशनरी है, जबकि ये स्टेशनरी प्रोसेस नहीं है। और ये बेसिकली स्टेशनरी नहीं है, मगर ये साइक्लो स्टेशनरी है। एक साइकिल के बाद ये फिर, यानी वेरिएंस इसका बदलता रहता है, मगर एक साइकिल के बाद फिर इसकी वो वैल्यू आ जाती है। तो कम से कम साइक्लो स्टेशनरी फिर एक, अगर हम देखें तो किसी हद तक फिर वो स्टेशनरी फिर बन जाता है, मगर वो साइकिल गुजरने के बाद स्टेशनरी आता है, तो उसे साइक्लो स्टेशनरी है। मगर एनालिसिस के लिए इसे स्टेशनरी कंसीडर किया जा सकता है। और एडेप्टिव मड में भी उसे शुरू में स्टेशनरी ही समझा गया, मगर बाद में पता चला कि ये साइक्लो स्टेशनरी है। तो ज़्यादा बेहतर मॉडल, फिर ज़्यादा बेहतर उसके रिसीवर और ट्रांसमीटर बनाए जा सकते हैं CDMA के। ये तो उन लोगों के लिए है जो आगे इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो। तो टोटल नॉइज़ पावर हमारे पास ये है। इसी तरह आउटपुट सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हमारे पास क्या आएगी कि सिग्नल पावर, दैट इज़ द पावर ऑफ द यूज़र ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी रेशो किसके साथ, टोटल इंटरफेरेंस प्लस नॉइज़। और इसी तरह बाकी फार्मूला के एंड पर हमने जनरलाइजेशन की है। नाउ इन CDMA ईच यूज़र हैज़ इट्स ओन PN कोड, pseudo random noise code, which is orthogonal or quasi orthogonal, near orthogonal to all other users. To receive the information, the user of interest or the receiver must have the same code that was used by the transmitter. And the power of other users, especially like this one, the power of the other users, that basically determines the noise floor for us. मसलन एक यूज़र और होगा तो फिर हमारे पास कम पावर होगी, नॉइज़ फ्लोर कम हो जाएगा, वरना नॉइज़ फ्लोर बढ़ता जाएगा। वहीं जो रेड कलर के नीचे जो स्ट्रिप्स थी, वो स्ट्रिप्स अगर बढ़ती रहें तो हमारा नॉइज़ फ्लोर बढ़ता जाता है। और एक यहाँ से बड़ी इम्पोर्टेंट एक और बात भी, कि अगर ये पावर काफ़ी कम हो यूज़र ऑफ इंटरेस्ट की, मसलन यूज़र ऑफ इंटरेस्ट कहीं दूर से ट्रांसमिट कर रहा है और जो रिसीवर है वो एक ही रिसीवर है बेस स्टेशन का, तो जो दूसरा यूज़र है, जो इंटरफेरर है, वो बेस स्टेशन के करीब से ट्रांसमिट कर रहा है, तो लाजमी बात है कि जो पावर रिसीव होगी यूज़र ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से, दैट वुड बी मच लेसर दैन द इंटरफेरर्स पावर। तो ये टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब है नॉइज़ फ्लोर बहुत बड़ा हो जाएगा और इस तरह SNR आउट बहुत ही कम हो जाएगी। एंड दैट फिनोमिना is the near far effect. That is the same phenomena we have discussed in the case of adjacent channel interference. और मिड टर्म में उसका एक न्यूमेरिकल भी डाला गया था, याद है ना। तो उसके लिए रेमेडी क्या थी? एक तो रेमेडी हमने ये सजेस्ट की है कि उसे बड़ा दूर रख दिया जाए उसके चैनल को, मगर यहाँ तो उसे हम दे ही सेम चैनल रहे हैं, दूर रखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। CDMA है, सो द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी वुड बी यूज्ड बाय ऑल यूजर्स। तो फिर यहाँ पर रेमेडी क्या होगी? वहाँ एक और रेमेडी भी थी, पावर कंट्रोल, स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल, क्योंकि
दूर वाले को हम कहेंगे ज़्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट करें और नज़दीक वाले को कहेंगे कम पावर के साथ ट्रांसमिट करें। और यहाँ पर अब आप इफेक्ट देखें, SNR आउट ठीक रहेगी। सो CDMA नीड्स अ स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल अप टू 1 dB और इफेक्ट आपके सामने है। ये वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज P1 एंड दिस इज P2, द पावर फ्रॉम द अदर यूजर्स। तो P1 अगर P2 के बराबर हो तब तो ठीक है, मगर P1 P2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो नियर फार इफेक्ट, और नियर फार इफेक्ट में क्या होता है कि जो नियर यूजर है तो वो बेस स्टेशन को कैप्चर कर लेता है और जो दूर वाला यूजर है वो इग्नोर हो जाता है। और ये केस हमारे GSM में भी मौजूद है, मगर GSM में एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की सूरत में मौजूद है, और CDMA में तो ये बहुत सीवियर केस है। तो उसके लिए फिर स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल CDMA में है। GSM में जो पावर कंट्रोल है वो 3 dB तक अलाउ किया जा सकता है। मसलन अगर नज़दीक वाले यूज़र की पावर अगर डबल है दूर वाले यूज़र से, खैर है, मगर यहाँ पर 1 dB, 0 dB का मतलब क्या है कि पावर सेम होना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आइडियली तो हम कह सकते हैं कि पावर को बराबर रखना है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली 1 dB तक पॉसिबल है और 1 dB स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल रखा जाता है CDMA में। जी जी, हर यूजर की जो इसमें कंट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस की P over G जो रेशियो जी वो ऐड अप होती जाएगी, वो ऐड अप होती जा रही है ना। तो हम मूवीज में ये ऐसा लग रहा है कि वन ऑन एक फैक्ट जो इंटीजर है वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करें कि सबकी शायद पावर एक जितनी, ये हम नहीं, हम इसमें अजम्पशन हमने ये शुरू की है ये एनालिसिस के लिए कि जितने भी इंटरफेयरर्स हैं उनकी जो पावर इस वक्त हमने सेम ले ली है। अदरवाइज़ ये वाली टर्म असल में इस तरह है, देखें ये टर्म तो हमने जनरलाइज की थी ना, एनालिसिस के लिए ज़रा इजी किया है। और हमेशा एनालिसिस के लिए जब भी आप एनालिसिस करेंगे अपने लिए मैदान हर कोई सीधा रखता है, यानी आसान बनाता है, ताकि जहां मैंने खेलना है वो जगह ठीक हो। होम ग्राउंड पर क्यों टीम बड़ी अच्छी खेलती है, उसकी रीज़न ये होती है कि उस पिच को उन्होंने अपने लिए बनाया होता है और उस पर खेल खेल के उनको पता होता है कि कैसे इस पर यानी गेंद फेंका जाएगा तो उसको कैसी शॉट मारनी है। तो यही चीज़ है कि ग्राउंड, और यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी टीम इसलिए पिट भी रही है ना क्योंकि होम ग्राउंड कोई भी नहीं है उसके पास। तो जब भी कभी आपने एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले आप एजम्पशंस ऐसी लें कि आपके लिए एनालिसिस इजी हो, फिर आस्ता आस्ता उसे जनरलाइज करते जाएं, और फिर जनरलाइजेशन के बाद एक एक एजम्पशन को लूज़ करके रिज़ल्ट आखिर में आपने एक जनरल केस के लिए देना है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्हीं एजम्पशंस पर ही फिर आपने रिज़ल्ट भी देना है, फिर कोई फ़ायदा उस एनालिसिस का नहीं है। आखिर में आपने एजम्पशंस को एक एक करके लूज़ करना है। तो बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है ये SNR आउट, ये वाला फार्मूला है P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, दैट इज़ द नॉइस। नाउ P2 डिवाइडेड बाय G प्लस P3 डिवाइडेड बाय G प्लस अप टू PK-1 डिवाइडेड बाय G। और जब अगर हम एजम्पशन रखें तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 प्लस इज इक्वल टू अप टू PK-1 या PK इज इक्वल टू P, ये प्लस नहीं इक्वल, ये हमने एज्यूम किया है। तो इस केस में फिर क्या बन जाएगा ये सब कुछ P डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस
P डिवाइडेड बाई जी, P डिवाइडेड बाई जी अप टू K माइनस 1, तो फिर K माइनस 1 टाइम्स P डिवाइडेड बाई जी। क्लियर हुआ? तो ये वही है रिजल्ट। Excuse me. So it is necessary to control the power of each user in order to avoid excessive interference, या फिर excessive interference और या फिर near far effect. Excessive interference basically results in near far effect. So many users share the same carrier frequency. That is a very good property of CDMA system. That's why it is known as multi-user detection technology. And increasing the number of users does not raise the noise floor in a linear manner. Linearly नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कि ये वाली टर्म डिवाइड के बाद डिनोमिनेटर में है, तो नॉन लीनियर इंक्रीज होता है, और नॉन लीनियर इंक्रीज का मतलब कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है, तो ये चीज़ अच्छी इसकी नहीं है। सो मल्टीपाथ फेडिंग मे बी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड इन CDMA systems, and that is with the use of rake receiver. रेक रिसीवर इससे पहले भी हमने शायद स्टडी किया है, मगर मैं दोबारा ज़रा से डिस्कस कर लेता हूँ। रेक रिसीवर एक ऐसा रिसीवर के जो डिफरेंट फेज्ड वैल्यूज़ को इकट्ठा करें। मसलन हमारे पास एक सिग्नल हमने रिसीव किया और रिसीविंग एंटेना को हमने ऑन रखा। सिग्नल को रिसीव करने के बाद हमने उसे स्टोरेज में रख दिया, स्टोर कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक और सिग्नल, उसी की एक और कॉपी हमें रिसीव हुई, दैट वुड बी द डिलेड कॉपी, अ मल्टीपाथ ऑफ द सेम सिग्नल, तो वो रिसीव होता है। अगर हम इनको इसी तरह ऐड कर दें तो लाजमी बात है कि ये हमारी पावर को कम कर देगा, ओवरऑल पावर को, क्योंकि कुछ हिस्सा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इसी तरह हमें एक तीसरा सिग्नल भी रिसीव होता है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दीज सिग्नल्स just with the times they have been received, तो हम फिर क्या करते हैं, हम वो नहीं करते, तो उसके यानी अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि सिग्नल्स जैसे जैसे रिसीव हुए हम उनको इन फेज़ बना लेते हैं। तो इन फेज़ का मतलब ये कि जो सिग्नल हमें शुरू में रिसीव हुआ था हमने उसे स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है, तो आखिरी सिग्नल जो रिसीव हुआ उस टाइम पर उस सिग्नल को हम ऐड कर देते हैं आखिरी के साथ। इसी तरह जो दूसरा रिसीव होता है तो उसको वही डिले देकर हम आखिरी के साथ उसे रिसीव कर लेते हैं। तो पहले वाले को आपने τ1 डिले दिया और दूसरे वाले को आपने τ2 डिले दिया, और इस तरह तीन सिग्नल्स इन फेज ऐड हो जाएंगे। और जब तीन सिग्नल्स इन फेज ऐड हो जाएंगे तो ओवरऑल जो हमारे सिग्नल की पावर होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें मिल जाएगी। तो इसको रेक रिसीवर कहा जाता है। रेक का जो वर्ड है बेसिकली वो घास इकट्ठी करने वाले वो फावड़े से निकला है, तो उसे रेक कहते हैं। तो वो घास इकट्ठी करता है, घास, और ये इसी तरह सिग्नल्स को इकट्ठा करता है। तो काम असल में एक जैसा है, इसलिए इसका नाम रेक रिसीवर डाला गया है। तो CDMA की एक बहुत बड़ी अच्छी खूबी जो है तो वो रेक रिसीवर है। और रेक रिसीवर के बारे में जब पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट पब्लिश हुआ था तो उस पेपर का टाइटल था कि मल्टीपाथ इज़ आवर फ्रेंड,
इससे पहले मल्टीपाथ को जस्ट इंटरफेरेंस का सबब या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सबब समझा जाता था। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीपाथ को हम बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन CDMA। हम GSM में क्यों नहीं कर सकते, रेक रिसीवर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि GSM में तो अगले यूज़र का टाइम आ जाएगा, अगला बर्स्ट आ जाएगा। मसलन अगर एक फ्रेम है तो वो 8 बर्स्ट उसके अंदर हैं, 8 टाइम स्लॉट्स हैं, तो अगला बर्स्ट आ जाएगा। तो हम तो वो वाला काम ही नहीं कर सकते उस तरह की स्टोरेज का, क्योंकि तमाम टाइम एक यूज़र को नहीं मिलता। यहाँ तो तमाम टाइम एक यूज़र के लिए है, तमाम बैंडविड्थ उसी यूज़र के लिए है फॉर ऑल टाइम्स। तो यहाँ इस फैसिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें जब रिसीवर होल्ड करता है कि मजीद सैंपल्स को रिसीव करे और फिर ऐड करे, जी नहीं, इस इंस्टेंस में किसी और नहीं, मोबाइल का सिग्नल नहीं किसी और मोबाइल नहीं, वो सारे मोबाइल तो सेम फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं ना, यानी मतलब सभी के इसी सिग्नल के अंदर सबकी इंफॉर्मेशन है। इसी सिग्नल के अंदर ये R है ना, रिसीव्ड सिग्नल R, तो इसके अंदर सबकी इंफॉर्मेशन है। हर एक फिर क्या करता है, मसलन B1 वाला क्या करेगा कि वो S1 के साथ इसी R को मल्टीप्लाई करके अपना डाटा ले लेता है, ठीक है ना। तो R सबके लिए है। मगर यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो इनके क्वेश्चन से निकलती है, और वो ये कि अगर हम अपना जो टाइम ड्यूरेशन है सिंबल की, तो वो अगर इस पहले वाले सिग्नल के एंड तक रखें, फिर तो हम रेक रिसीवर नहीं यूज़ कर सकते। फिर तो जब तक पिछले वाला सिग्नल है, तो हमें फिर जो टाइम ड्यूरेशन है एक सिंबल की, वो आखिरी सिग्नल के रिसीव होने तक रखेंगे, और इसके बाद फिर दूसरा सिंबल ट्रांसमिट होके आएगा, रिसीव होगा। क्योंकि अदरवाइज़ वो अगर बीच में आ गया हुआ और तो फिर तो वो अब ऐड हो जाएंगे। अब इसकी और कॉपीज़ मिलती रहेंगी, मगर वो हम उसे स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट सिंबल का टाइम शुरू हो चुका होगा। क्योंकि अगर कुछ और कॉपीज़ आ रही हैं, वो बड़ी वीक होंगी, वो इंटरफेरेंस का सबब बनेगी अगले के लिए, मगर वो काफ़ी वीक, क्योंकि दूर के सिग्नल्स बहुत वीक फिर होते हैं जब वो रिसीव होते हैं। तो इसलिए रेक रिसीवर की 3 फिंगर्स वो यूटिलाइज हुई हैं IS-95 में। IS-95 द सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन CDMA, द फर्स्ट सेलुलर सिस्टम that was based on CDMA। EVO के अर्लियर वर्जन्स में से हम कह सकते हैं जो EVO यूटिलाइज हो रहा है, EVO भी CDMA 2000 है, तो CDMA 2000 IS-95 पर बेस्ड है। तो उसमें 3 फिंगर्स रेक यूज़ हुआ है, और आगे इसके लिए जो डिज़ाइंस हैं वो 3 to 5 फिंगर्स यूज़ हो सकते हैं। तो हम सिर्फ इस TS ड्यूरेशन तक इन चीज़ों को रख सकते हैं। सो मल्टीपाथ फेडिंग, दैट वाज बेसिकली adverse phenomena in previous cases. Previously it was considered as adverse phenomena in mobile communication or wireless communication, but now it has been substantially reduced, that adverse phenomena, through the use of rake receiver in CDMA. So the channel data or the chip rates, because the data that passes through the channel is not the symbols but is basically the chip, क्योंकि हमने तो जो सिंबल्स थे उनको चिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसमिट करने से पहले, यानी स्प्रेड किया। तो चिप रेट्स आर मच हायर देन द सिंबल रेट्स। सो the chip rate or the channel rate can be very high. वो जो हम कह रहे हैं कि रेक रिसीवर की 3 फिंगर्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो 3 सिग्नल आ रहे हैं उनमें हर सिग्नल का
सेपरेट वो कोड है? नहीं, सेम सिग्नल है तो उसकी 3 कॉपीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। 3 कॉपीज़ को इन फेज़ हम ऐड करने की फैसिलिटी रखते हैं। रेक रिसीवर की 3 फिंगर्स का ये मतलब है, पहला सिग्नल, दूसरा और तीसरा जो आखिरी है, और उनको ऐड कर दिया तो वो सेम सिग्नल की 3 कॉपीज़ हैं, 3 उसके रेप्लिकाज हैं। हाँ, डिफरेंट टाइम्स पर। मसलन एक सिग्नल लाइन ऑफ साइट के ज़रिए मिला, दैट वाज द शॉर्टेस्ट सिग्नल दैट वी रिसीव्ड अर्लियर, सो वी केप्ट दैट इन स्टोरेज। देन अ सेकंड सिग्नल वाज रिसीव्ड, और वो सेकंड सिग्नल एक टाइम हमने रेक रिसीवर के अंदर खुद रखा हुआ है कि इस टाइम पर जो सिग्नल फिर रिसीव होगा, तो उसको फिर हम उसी तरह स्टोरेज में रख देंगे रिसीव करके। फिर तीसरा सिग्नल हम रिसीव करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। हाँ, ये टाइम डिज़ाइन में आगे पीछे किया जा सकता है, मगर कांस्टेंट रखा जाता है ताकि डिज़ाइन सिंपल हो। हाँ, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, और एनवायरनमेंट पावर डिले प्रोफाइल के मुताबिक। पावर डिले प्रोफाइल जहाँ की जैसे हो तो उससे ये सजेस्ट किया जाता है कि 3 फिंगर्स का एक रिसीवर बेहतर डिज़ाइन रखता है और कितने कितने टाइम के बाद सिग्नल अमूमन आते हैं। मसलन पावर डिले प्रोफाइल अगर किसी एरिया की ज़रा इस तरह है, पावर डिले प्रोफाइल उसको कहा जाता है कि एक सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जाता है मोस्टली इम्पल्स। प्योर इम्पल्स तो प्रैक्टिकली बनाई नहीं जा सकती, मगर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की पल्स को हम प्योर इम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं। तो हमने ट्रांसमिट किया ये सिग्नल, लेट्स से रिसीवर साइड पर, यानी रिसीवर साइड ये तो ट्रांसमिट किया गया, रिसीवर साइड पर टाइम t0 दैट वाज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन या लाइन ऑफ साइट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ये सिग्नल मिला उस, और इसी तरह मुख्तलिफ सिग्नल वहाँ मिलते गए। आखिर में हमारे पास ये एक प्रोफाइल आई। गौर करें, पहला सिग्नल ज़रा वीक है और काफ़ी पावर, वहाँ पर काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट किया जाता है, और फिर सब पावर डिले प्रोफाइल्स को कंबाइन करके फिर देखा जाता है कि हमारे पास अमूमन ऑन एवरेज यूजुअली कौन सी पावर डिले प्रोफाइल बार बार रिपीट हो रही है। अगर एनवायरनमेंट में मूवमेंट ना हो, मसलन बसें वगैरह ना हो, और हर चीज़ साकन हो किसी भी एरिया की, तो पावर डिले प्रोफाइल तो बिल्कुल हर दफ़ा सेम निकलेगी, क्योंकि बिल्डिंग्स अपनी अपनी जगह पर हैं। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्टर्स और बिल्डिंग्स की वजह से ही आ रहा है। तो इस तरह की पावर डिले प्रोफाइल अमूमन एक सब अर्बन एरिया की होती है या अर्बन एरिया की, और जो सिटीज़ की पावर डिले प्रोफाइल है तो वो तो ये वाली होती है। मसलन शुरू में बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला और फिर बड़ा वीक सिग्नल, या फिर दरमियान में थोड़े से ज़रा हाई सिग्नल। तो ये बेसिकली क्या है कि शुरू में तो बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, इसके बाद कोई आसपास कोई मल्टीपाथ यानी कोई ऐसी रिफ्लेक्टर नहीं है कि ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि जहाँ से सिग्नल, हाँ फिर दूर का एक गांव है कि जहाँ से कुछ ड्यूरेशन के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो के बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कुछ मिल गए, और बाकी सिग्नल तो वैसे गायब हो गए, क्योंकि वो जहाँ दूर रिफ्लेक्ट होके आएंगे तब तक तो वो वीक हो चुके होंगे। तो एक जो रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया की इस तरह की पावर डिले प्रोफाइल हो सकती है, मगर ये पावर डिले प्रोफाइल अमूमन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपने इसी सेलुलर में। तो इस पावर डिले प्रोफाइल के मुताबिक फिर देखा जाता है कि हमारे पास यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल और स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल से नीचे कहाँ तक, तकरीबन बाज़ औक़ात 20 dB रखा जाता है, यानी 100 टाइम्स लो पावर का सिग्नल कौन सा है, या 1000 टाइम्स लोअर का पावर का सिग्नल कौन सा है, तो वो फिर 30 dB बन जाएगा। तो वो फिर देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाले सिग्नल किसी काम के नहीं हैं जो इसके बाद हमें मिले। तो पावर डिले प्रोफाइल में क्योंकि ये उस हमारे थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, तो फिर ये रीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो इस रीजन को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2 और तीसरा आखिरी सिग्नल या कहीं दरमियान में। तो इस तरह एक रिसीवर बन गया, डिज़ाइन हो गया। ठीक है सर, किसी भी रैक रिसीवर में अगर मतलब 2 मुख्तलिफ यूज़र एक ही टाइम पे ट्रांसमिट किया और उनकी कॉपीज एट द सेम टाइम मिल जाती है, उनको तो सिग्नल ही एक है ना, उनकी तो फ्रीक्वेंसी एक है, सिग्नल एक है, लेकिन सर इंफॉर्मेशन उसमें तो इन्फॉर्मेशन उसी एक सिग्नल के अंदर सबकी है ना। ये जो साइन वेव मिली है इसमें सबकी इन्फॉर्मेशन है। CDMA के मेरा ख्याल है कि आप पहले लेक्चर में नहीं आए, हाँ, तो वो बस ये आपको बहुत ही यानी स्टडी इसको डीपली करना होगा CDMA का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जी जी, क्वेश्चन। जी जी, नहीं, हाँ, IS-95 जो एडेप्टिव नहीं है, नॉन एडाप्टिव जो CDMA सिस्टम्स हैं, यानी जो CDMA सिस्टम यूज़ हो रहा है 3G में भी जो यूज़ होगा, उसमें जो सेंट्रल इंटेलिजेंट सिस्टम है, जैसे हमारे पास MTSO, MSC, तो MSC रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों को कोड प्रोवाइड कर देती है कि ये कोड्स हैं, किसी और को मालूम नहीं होता। तो यूज़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कोड इस तरह नहीं, क्योंकि कोड तो सारे MSC के पास है ना, और MSC के पास यूज़र तो फील्ड में है, और जो बेस स्टेशन है तो वो तो MSC के साथ अटैच्ड है, वो तो थ्रू ऑप्टिकल फाइबर अटैच्ड है। तो बेसिकली BSC के पास कोड मौजूद होता है उस यूज़र का, जब यूज़र ने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई जी, तो उसके पास मौजूद है, बिल्कुल। तो वो रिसीवर जब वो रिसीव करेगा सिग्नल्स को थ्रू अपलिंक, तो वो उसी कोड को यूज़ करेगा, और जब ट्रांसमिट करेगा तो उसी कोड को ट्रांसमिट कर देगा। वो परमानेंट या फिर सेशन की बेसिस पर, 3G में सेशन की बेसिस पर होगा, यानी सेशन शुरू होने से पहले वो जस्ट एक उसे की प्रोवाइड कर दिया करेगा, और उस की को अमूमन सीड कहा जाता है। तो वो सीड पोलिनोमियल की फॉर्म में कुछ डाटा तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद वो कोड उसे क्लियर हो जाएगा। जी 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 जी, तो लॉन्ग सीक्वेंसेस में सीड, और अगर शॉर्ट सीक्वेंस हो तो वो कोड असाइंड होते हैं। जी जी जी, वो थ्रू कंट्रोल चैनल्स, हाँ, थ्रू कंट्रोल चैनल, तो वो सीड यूज़ होगा, और सीड में कोड नहीं होगा, और सीड की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सिम कार्ड के अंदर होगी, तो उसके साथ मैच होगी। तो ये फ्यूचर के जो सिस्टम है, IS-95 में ज़रा इजी था, 3G में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और फुली ऑथेंटिकेटेड है। मोर ऑथेंटिकेशन वुड बी नीडेड दैन GSM इन 3G। GSM में भी ऐसा है, कभी भी जो ऑथेंटिकेशन की है वो ट्रांसमिट या रिसीव नहीं की जाती, मगर एक साइंड रिस्पांस यूज़ किया जाता है। एक रैंडम नंबर जनरेट करके भेजा जाता है, और रैंडम नंबर फिर दूसरे एंड पर, और साथ ही साइंड रिस्पांस। तो साइंड रिस्पांस और रैंडम नंबर से अपनी की मिला के एक एल्गोरिदम के तहत A3 और A7 यूज़ होते हैं, तो वहाँ फिर कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह ऑथेंटिकेशन की जाती है, मगर कभी भी की भेजी नहीं जाती ऑन द चैनल। तो इसी तरह यहाँ भी की नहीं भेजी जाती, यानी कोड नहीं भेजा जाता। Now the space division multiple access, that is the next topic, but that is short topic at the moment. सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं, तो हम इसको जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम SDMA को नेक्स्ट वीक बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम उसे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स में ला रहे हैं, और हम जो अलग डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज़, multiple antenna systems that would be used in future cellular communication systems, advanced telecommunication systems में। तो वो हम next week इंशाल्लाह study करेंगे। Now the space division, in space division multiple access, the system would control the radiated energy,
the base station would control the radiated energy for each user in space, बीम बना के। तो हर यूज़र को बीम बना के तो रेडिएटेड एनर्जी कंट्रोल करके उसे दी जाएगी। तो ये स्पेस के अंदर यूज़र्स को सेपरेट रखा जाएगा। तो मैंने कहा था कि बेसिकली CDMA और SDMA दोनों एक ही टेक्नोलॉजी की दो शक्लें हैं, मगर एक वर्चुअल स्पेस को यूज़ करता है जैसे CDMA, और जो SDMA है दैट फिजिकल स्पेस को यूज़ करता है। It serves, this is not server, it serves different users using directional antenna or beam formers. The different areas may be served by the same frequency. SDMA को यूजुअली हाइब्रिड बनाया जाता है किसी और टेक्नोलॉजी के साथ। तो जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, मसलन अगर एक ही बीम में एक ही एंगल पर दो यूज़र मौजूद हों, अब लाजमी बात है कि उनको तो हम अब स्पेस के अंदर सेपरेट नहीं कर सकते, तो वहाँ तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो फिर उनको क्या किया जाता है कि 2 टाइम स्लॉट अलग दे दी जाती हैं, तो हाइब्रिड बना लिया जाता है। या फिर वहाँ पर 2 कोड उनको दे दिए जाते हैं, तो CDMA के साथ हाइब्रिड बना लिया जाता है। और या फिर उन्हें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, तो FDMA के साथ हाइब्रिड बना लिया जाता है। तो SDMA एक एडिशनल टेक्नोलॉजी के तौर पर फिर यूज़ होता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जहां हमने पहले CDMA या TDMA या FDMA के ज़रिए अटमोस्ट लेवल पर, यानी आखिरी लेवल तक, अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम लेवल, तो हमने कैपेसिटी अचीव कर ली है। अब मज़ीद अगर हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो वहाँ तक फिर उसी कैपेसिटी को रखा जाता है। फिर साथ SDMA यूटिलाइज़ किया जाता है, तो उस कैपेसिटी को फिर हम थोड़ा सा और एनहांस कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, यानी हाइब्रिड बना के। और ये टेक्नोलॉजी है कि हर यूज़र के लिए अपनी अपनी बीम होगी। तो बीम फॉर्मिंग यानी जो मैकेनिज़्म इसके अंदर यूज़ होगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और स्मार्ट एंटेना सिस्टम इसमें यूटिलाइज़ होता है। ये टेक्नोलॉजी अभी इस वक्त हमारे पास सेलुलर में नहीं है, मगर ये फ्यूचर में यूटिलाइज़ की जाएगी। इसको हाइब्रिड बनाया जाएगा ताकि और ज़्यादा डाटा रेट हमें मिले, और ज़्यादा कैपेसिटी हमें मिले। तो हर एक को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन। And the next topic, packet radio, would be discussed in the next lecture, and that would be the last lecture of this chapter. ये बुक के अंदर शायद चैप्टर 9 है, तो आप इसको साथ ही साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें से एक टेक्नोलॉजी हमने डेलिब्रेटली छोड़ दी है, और वो है OFDM, क्योंकि उसको अगर हम कवर करें तो बाकी जो सेलुलर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर कवर नहीं होते, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है। जी, एक लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि वो दे दूं, मगर पहले ज़रा सेलुलर को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए मैं एक कोर्स ऑफ़र करूंगा यहाँ पर MIMO OFDM पर, जो सिर्फ MIMO और OFDM पर होगा इंशाल्लाह।